सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे रूस, इंडिया, चीन के बीच होने वाली एक त्रिपक्षीय बैठक पर। आपको पता है कि भारत और चीन के बीच इस समय सीमा विवाद काफ़ी ऊपर पहुंच गया है और इसके वजह से कयास लगाए जा रहे थे कि भारत इस बैठक में शामिल नहीं होगा, लेकिन भारत ने अब इस पर अपनी अनुमति दे दी है और वो शामिल होगा रूस, इंडिया, चीन की त्रिपक्षीय बैठक में। तो देखेंगे आखिर यह RIC की बैठक क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ कैसे चीन को आगे चलकर हम इसके माध्यम से काउंटर करने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको हिंदी में पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा के नाम से जाना जाता है, क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है। वहीं जो तीसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे इंडिया का टायर इंडस्ट्री अर्थात टायर उद्योग। जी हाँ, वही टायर उद्योग जो आपके घरों में जो भी गाड़ियां होती हैं उनके में लगता है, उसी टायर की हम बात करेंगे। देखेंगे आखिर ये क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके हम विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूस, इंडिया, चीन की बैठक की। अब जो ये रूस, इंडिया, चीन की बैठक है, इसको RIC समिट के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यह रूस और इंडिया और चीन के बीच होने वाली एक त्रिपक्षीय बैठक है जो वर्ष 2002 से होती हुई आ रही है। जो लास्ट बैठक हुई थी वह हुई थी 16वीं मीटिंग थी RIC की और यह हुई थी 27 फरवरी 2019 को और यह हुई थी चीन में। और चीन का जो झेंजियांग क्षेत्र है वहाँ पर हुई थी वुहान के पास। इसमें तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था लास्ट टाइम भी। इस बार भी जो बैठक होगी इसमें भी तीनों देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। क्योंकि जो लास्ट बैठक हुई थी उस समय हमारे जो विदेश मंत्री थी वो सुषमा स्वराज जी थी, तो उन्होंने क्या किया था, भारत का प्रतिनिधित्व उसमें किया था। यह जो बैठक होती है इसमें प्रयास किया जाता है कि आपसी संबंध मजबूत किया जाए। चूंकि तीनों ही देश लगभग विकासशील देशों की कैटेगरी में आते हैं, तो कैसे विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो या फिर अन्य मंच हो, उस पर विकासशील देशों को उनका हक दिलाया जाए और उसका नेतृत्व भारत, चीन और रूस जैसे देशों के हाथ में। साथ ही साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने, बहुपक्षवाद का मतलब है कि जहां पर जिस प्रकार का कल्चर है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, किसी एक प्रकार की कल्चर को बढ़ावा ना दिया जाए। साथ ही साथ जब भी बैठक होती है तो इन बैठकों में होता है कि आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। और आपसी सहमति किस क्षेत्र पर, कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कैसे शांति स्थापित हो सकती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का मतलब कौन सा क्षेत्र, जो कि आप देख रहे हैं रूस का जो पूर्वी भाग है, चाइना का पूर्वी भाग है और वहां से होते हुए आप हिंद महासागर में आ जाइए, तो इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए यह बैठक करते हैं, प्रयास करते हैं। उद्देश्य यह होता है कि इस क्षेत्र में कोई भी चुनौती उत्पन्न ना हो जाए और इस चुनौती के केंद्र में कुछ देश रहते हैं, उसमें से प्रमुख जो देश है वह है USA। आपको पता है कि USA भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक वह अपनी पेट्रोलिंग करता रहता है, उसकी नेवी की यहाँ पे मौजूदगी है। और साथ ही साथ जो है कि जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत के साथ इस समय अमेरिका का जो कद है, जो मजबूती है संबंधों में, वह काफ़ी अच्छी है। इसको लेकर कई बार चिंताएं उभरती रहती हैं और इन्हीं चिंताओं को दूर करने का प्रयास जो है कि यहाँ पर किया जाता है। कुल मिलाकर यह जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पर आम सहमति, शांति स्थापित करने के साथ साथ ये सभी देश जो है कि किसी भी प्रकार का जो मादक पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है, उसके तस्करी पर
प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, अंतरिक्ष का जो उपयोग है वो शांतिपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं इस पर बातचीत करते हैं, जैविक और रासायनिक हथियारों का जो निषेध होता है, अर्थात किसी भी तरह से रासायनिक हथियार या जैविक हथियार उनके प्रयोग को बढ़ावा न दे, इस पर ये सहमति जताते हैं। और इन्हीं सहमतियों को जताने के लिए लगभग प्रत्येक साल यहाँ पर विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और इसी को RIC समिट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बैठक है चूंकि इस साल भी होने वाली थी और यह जो होने वाली थी बैठक यह मार्च 2020 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये क्या हुआ नहीं हो पाई। लेकिन अब यह जो बैठक है वह 23 जून को प्रस्तावित है और आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोगों को सूचना मिलेगी कि यह बैठक संपन्न हो गई। पिछली जो बैठक हुई थी उसमें यह बात हुई थी कि जो भी हमारे संबंध हैं उन संबंधों को बहुत अच्छा करना है जिससे विकासशील देशों का कद बढ़ाया जा सके, और उसी परिप्रेक्ष्य में इस साल भी मीटिंग होनी थी। लेकिन लास्ट ईयर की मीटिंग और अब की मीटिंग में काफ़ी कुछ बदल चुका है। बदल ये चुका है कि कोविड-19 की बीमारी जो आई है इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने न सिर्फ चीन को दोषी ठहराया है बल्कि भारत की भी मूक सहमति इस बात पर रही है कि चीन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी इस बीमारी को कंट्रोल करने में नहीं दिखाई। एक बात हो गई। दूसरा है कि इस बीच जो अभी लॉकडाउन के समय और इधर कुछ हाल के 6-7 महीनों में जो क्वाड समूह है जिसमें जो है कि भारत शामिल है, जापान है, USA है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इन सदस्यों को मिलाकर क्वाड समूह बनता है। इन्होंने हिंद और प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत किया है और स्थिति को मजबूत करने का मतलब ये है कि आपने अभी कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि जो USA के नेवी के एयरक्राफ्ट थे वह दक्षिणी चीन सागर में 3 जो है कि एयरक्राफ्ट घूम रहे थे। कई बार ये भी कहा गया कि यह भारत को सपोर्ट देने के लिए है, लेकिन USA ने इसको क्लियर किया है कि नहीं, ये तो हमारा आम रूटीन का जो है कि कहीं ना कहीं ट्रेवल था, इसको उन्होंने किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस समय भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और जापान भी जो है कि USA और ऑस्ट्रेलिया का कदम ताल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। रूस और चीन इस क्षेत्र में जो है कि जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है इसमें किसी भी प्रकार के सैन्य के गठजोड़ के वह खिलाफ रहे हैं और इसीलिए भारत भी कभी खुलकर बहुत मजबूती के साथ किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होता रहा। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, जो संबंध क्वेड के सदस्य देशों के बीच में बने हैं, इनसे चीन और रूस का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन भारत ने जो कुछ भी किया है वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और चीन जैसे देशों का जो छल कपट का तरीका है, जो उनका हमेशा धोखा देने का प्रवृत्ति है, उससे बचने के लिए उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। इसी के साथ देखिए हमने क्या कहा, अब कोविड-19 के कारण जो है कि चीन और जो है कि USA के बीच में तनाव है और साथ ही साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपने सुना होगा जो है कि ब्रिटेन भी, जो 5 आइज की कंट्री है, वह चीन पर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये सही नहीं किया, आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। उसके बाद क्वेड के सदस्य देशों ने अपनी संबंधों मजबूती बढ़ाई और इसी में एक चीज़ और आपने सुनने को मिला होगा आपको, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है मिलिट्री बेस के आदान प्रदान, अर्थात जो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जो मिलिट्री बेस है इंडिया का, उसका ऑस्ट्रेलिया प्रयोग कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेस का प्रयोग इंडिया कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सभी चीज़ें हो रही हैं इसको लेकर जो है कि रूस और चीन की जो चिंताएं हैं वो काफ़ी सामान्य हैं और इन्हीं सामान्य जो है कि चिंताओं को यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक जो और मेजर इसमें डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि पिछले 1.5 माह से लगभग भारत और चीन के बीच में सीमा तनाव है और इस सीमा तनाव में 20 भारतीय हमारे सैनिक शहीद भी हो गए हैं। इसके कारण कहा जा रहा है कि जो बैठक है यह बेनतीजा रह सकती है। पहले तो ये कहा गया था कि भारत इस बैठक में शामिल ही नहीं होगा, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वो दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर चलती है, अर्थात किससे संबंध कैसे रखने हैं वो हम बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, इसलिए भारत ने इसमें कहा है कि शामिल होगा। अब चूंकि इस बैठक में भारत शामिल तो होगा, लेकिन इसमें यह क्लियर कर दिया गया है कि इसमें भारत और चीन के बीच का जो सीमा विवाद है उस पर कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसके पीछे कारण यह है कि चूंकि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है इसमें हमने ये कह रखा है कि किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। दोनों देश जो है कि संप्रभु हैं, सक्षम है, वह अपने मुद्दों को खुद जो है कि सुलझा सकते हैं। आपको पता है कुछ समय पहले अमेरिका का भी प्रश्न
प्रस्ताव आया था कि हम इसमें मध्यस्थता करवाना चाहते हैं, लेकिन दोनों देशों ने डिनाई कर दिया। कुल मिलाकर चूंकि इस बार की जो बैठक होगी, जो भी बैठक आयोजित करवाता उसके पास अध्यक्षता होती है। इस बार रूस करवा रहा है, लास्ट टाइम चीन करवाया था, तो इसके पास है। तो रूस ने क्लियर कर दिया है कि भारत को इसमें शामिल जरूर हो रहा है, लेकिन इस पर किसी चीज़ की यहाँ पर ऐसे इशू डिस्कस नहीं किए जाएंगे जो द्विपक्षीय हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों पर बात की जाएगी जो तीनों देशों के लिए कॉमन है, जैसे कि मैंने बताया हिंद प्रशांत क्षेत्र वाला। उसके साथ जो वित्तीय स्थिति में जो परिवर्तन आया है उसको लेकर बात होगी। वित्तीय स्थिति में कौन सा, कि जैसे आपको पता है कि अभी वर्तमान समय में लॉकडाउन है, पूरे विश्व में हर देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी काफ़ी नीचे की ओर जा रही है। साथ ही साथ जो वैश्विक सुरक्षा है वह खतरे में है। कोरोना वायरस का जो संकट है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये जो तीनों देश हैं कोविड-19 से प्रभावित होने वाले देश हैं, चीन से लगभग इससे उबर चुका है, लेकिन रूस और भारत अभी भी इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। राजनीतिक जो हालात हैं अफगानिस्तान को, उसको डिस्कस किया जाएगा। जो गल्फ कंट्री में इशू उभर रहे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भारत और चीन सीमा विवाद को। अब प्रश्न ये आएगा कि आखिर ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, दरअसल भारत यह चाहता है कि उसका एक बहुत अच्छा मित्र रहा है रूस, और रूस किसी तरह से भी जो है कि वह इतना चीन के पास ना चला जाए कि हमसे दूरी बढ़ाए। इसीलिए हमने रूस के प्रस्ताव को स्वीकार करके इसमें शामिल होने का हमने बात उठाई। उसके साथ साथ हमने जो है कि कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है रूस। आपको पता है डिफेंस सेक्टर में जो सबसे अच्छे हमारे संबंध रहे हैं वो रूस के साथ ही रहे। आने वाले समय में हमें अगर डिफेंस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो इसमें रूस की जो सहयोग है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और उसके अलावा भारतीय एयरफोर्स ने अभी कुछ समय पहले ही सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि कुछ लड़ाकू विमान हमें खरीदने चाहिए रूस से। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ जो मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, जो गल्फ कंट्री वाला क्षेत्र है, या फिर जो यूनाइटेड नेशन में जितने मुद्दे आते हैं उन सभी मुद्दों में रूस भारत के साथ खड़ा रहे और वह चीन के पक्ष में ना हो जाए। इसके लिए हमें एक मित्र को साधने के लिए इस बैठक की जरूरत है, और इन्हीं सभी टारगेट्स को आगे रखते हुए भारत ने डिसाइड किया है क्या होगा इसमें शामिल होगा। आने वाले समय में इस बैठक में क्या होता है, जो कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट करा दूंगा। आइए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर को, जिसका नाम है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जैसे देखिए नाम से ही पता चला, पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, अर्थात पूर्वी समर्पित मतलब पूरब के जो एरिया हैं वहाँ का जो माल होता है उसकी ढुलाई करने के लिए एक गलियारा विकसित किया जाएगा, और यह जो गलियारा बनेगा वह रेलवे ट्रैक का होगा, और इसी को बोला जाता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह जो माल ढुलाई गलियारा है इसकी लंबाई लगभग 1839 किलोमीटर होगी। यह लुधियाना से लेकर पश्चिम बंगाल, लुधियाना जो कि पंजाब में, वहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक रेलवे लाइन का विकास किया जाएगा। यह जो रेलवे लाइन बनेगी समांतर वह दो लाइनों की होगी, दो पटरियों, मतलब यहाँ दो लाइनें होंगी, एक तरफ से गाड़ी आ सके दूसरी तरफ से निकल सके। लेकिन कुछ जगहों पर जो है कि सिंगल लाइन का भी रखा गया है, जैसे लुधियाना से लेकर खुर्जा उत्तर प्रदेश तक का जो एरिया है यहाँ पर सिंगल लाइन होगी, क्योंकि ज़मीन हमारे पास रेलवे के लिए नहीं थी। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक ट्रैक को बहुत अलग बना दें, ट्रैक को अगल बगल में ही बनाना होगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर यह लुधियाना से लेकर खुर्जा उत्तर प्रदेश जो अलीगढ़ के पास का क्षेत्र है यहाँ तक सिंगल लाइन होगी, बाकी इसको डबल लाइन में बनाने का प्रयास किया जाए। इसे बनाने की जो स्वीकृति मिली थी वह वर्ष 2014-15 के वित्तीय वर्ष में मिली थी, और इस पर जो मालिकाना हक है वो भारतीय रेलवे का है, अर्थात जो कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा वो भारतीय रेलवे के द्वारा लिया जाएगा। ये जो कॉरिडोर है यह पंजाब से प्रारंभ होते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा, और जब यह जुड़ जाएगा तो इसको जोड़ने के लिए भारतीय ब्रॉड गेज की जो लाइनें होती हैं, जो 5 फीट 6 इंच चौड़ाई वाली होती हैं, उनका विकास किया जाएगा। ये पूरा जो कॉरिडोर जब बन जाएगा तो आप समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल तक का पूरा क्षेत्र जब हम कनेक्ट हो गया है ऐसे कॉरिडोर से जो जिस पर बहुत तीव्र गति से और सिर्फ माल का सामान का जो है कि परिवहन होगा, तो माल को कहीं भी ले जाना काफ़ी आसान होगा। आपको पता है जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वह जुड़ जाता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। तो इस तरह से जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो आपको पता है राजस्थान, गुजरात होते हुए
महाराष्ट्र तक की ओर आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जब जुड़ जाएगा पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम राज्य तक, तो इससे क्या होगा, सामानों का आवागमन तीव्र गति से हो सकेगा। जो हमारा अभी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर के राज्यों को, सामानों को हम लाएंगे कोलकाता तक, या जो कि पश्चिम बंगाल की इस रेलवे स्टेशन तक, किसी भी जहां पर यह जो इसका जंक्शन बनेगा, और वहां से सामान को काफ़ी तीव्र गति से भेजा जा सकता है। इसकी जो लंबाई है अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक जो इसकी लंबाई दिखाई देगी वो दिखाई देगी उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 किलोमीटर, 1049 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 488, बिहार में 93 किलोमीटर, पंजाब में 88 किलोमीटर, हरियाणा में 72 और झारखंड में 50 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। इसके जो प्रारंभ होने से क्या होगा, गुड्स का जो सप्लाई हो काफ़ी तीव्र गति से होगा। जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को खराब होने से पहले मार्केट तक पहुंचाया जा सकेगा। तो इससे सभी को लाभ होगा, चाहे वो उपभोक्ता हो या फिर उत्पादक हो, सभी को लाभ होगा। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया यह ईस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा, तो आने वाले समय में हम निर्यात वाली अर्थव्यवस्था भी हमारे लिए बनना आसान हो जाएगा। हम बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात कर सकेंगे। इस कॉरिडोर का एक हिस्सा था जो कानपुर से दीनदयाल, अर्थात दीनदयाल मुगल सराय को जो नाम है, जो बनारस के पास है, आप देखते होंगे, तो कानपुर से लेकर दीनदयाल नगर के बीच यहाँ पर 417 किलोमीटर लंबा एक जो है कि एरिया था। इस एरिया पर जो सिग्नल और कम्युनिकेशन की लाइन बिछाने का कार्य चीन की एक कंपनी जिसका नाम है बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन को दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, इस जो है कि कंपनी का नाम सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, कौन सा, इसका क्या नाम है, बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन को दिया गया था। यह दिया गया था, इसको ठेका वर्ष 2016 में दिया गया था। और इस पूरे 417 किलोमीटर की लंबाई में अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन 4 सालों में अपना 20% कार्य ही पूरा किया है। इसलिए इसको लेकर कई बार भारतीय रेलवे ने इनसे कहा था कि आप अपनी गति को बढ़ाइए, कार्य को समय पर अंजाम दीजिए और साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों इतना विलंब हो रहा। भारतीय रेलवे ने कंपनी से कई बार समय पर रिपोर्ट्स मांगा, जो है कि तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन इसके द्वारा नहीं कराया गया। और इसके कारण ये हुआ है कि अब जो है कि कंपनी के साथ जो है कि करार को समाप्त कर दिया गया है। इसमें जो डिसीजन लिया गया है वो लिया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए जो चीन की कंपनी के साथ इस करार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर 3G गलत टाइप हो गया, तो कुल मिला चीन की कंपनी के साथ इसको जो है कि करार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब आपको पता है कि जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है इसमें विश्व बैंक भी सहयोग कर रहा, तो इसलिए विश्व बैंक को भी सूचित किया गया है। और विश्व बैंक जैसे ही इस पर अपनी रिपोर्ट देगा, अर्थात विश्व बैंक से NOC न मिलने पर यह करार क्या हो जाएगा, 30 जून को अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर NOC मिलती है तो प्रक्रिया को किसी और तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर अभी क्या हुआ है, इस कॉरिडोर में जो एक कंपनी थी चाइना की कंपनी से हमने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर लिया है। और इसके पीछे कारण बताया गया कि लेट लतीफ़ी और संतोषजनक कार्य ना होना बताया गया है। ये कहा गया कि कंपनी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी इसके पास टेक्नीशियन नहीं थे, जो है कि इंजीनियर नहीं थे, इसके वजह से काफ़ी विलंब कर रहे थे। लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है इसके पीछे चीन के प्रति गुस्सा है, हो सकता है एक कारण। हालांकि आने वाले समय में तो अब जो रेलवे के द्वारा बोला जा रहा है हम उसी को मान के चलेंगे कि ऐसा ही कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा और यह इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा होगा। लेकिन चुनौती कभी भी बनी हुई है कि आखिर दूसरी कौन सी कंपनी को हम ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, क्योंकि भारत में जो भी कंपनियां हैं उनका जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। तो एक चुनौती बनी हुई है। दूसरी चुनौती ये है कि जो हमारे यहाँ रेलवे कॉरिडोर का अगर विकास तीव्र गति से नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को हम बहुत जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मनिर्भरता के लिए प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि सामान का जो भी उत्पादन हो जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुँचे। आगे बढ़ते हैं टायर उद्योग पे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था
कि भारत को आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए हमें उन सभी विकल्पों को तलाशना होगा जिससे आयात में कमी आ सकती है। इसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कहा है कि टायर की आयात को अब वह रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी मान लीजिए किसी दूसरे देश से बाहर से टायर का ऑर्डर देती है, तो ऑर्डर देने के से पहले उसको अनुमति लेनी होगी, और यह अनुमति किससे लेनी होगी? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से अनुमति लेनी होगी। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में जब किसी सामान को डाल दिया जाता है, इसका मतलब है कि उस सामान का अब आयात तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास लाइसेंस होगा। अगर आपको याद हो तो मलेशिया के साथ जब हमारा विवाद बढ़ा था, तो मलेशिया को सबक सिखाने के लिए हमने पाम ऑयल के संदर्भ में भी यही अप्रोच अपनाया था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो ये टायर का आयात है यह प्रभावित हो सकता है। अब जब यह टायर हम आयात नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा जो घरेलू उत्पादन है इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और यह जो उत्पादन है पहले से ही अच्छा होता है। कई लोगों का तो मानना यह है कि हमें आयात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पर्याप्त उत्पादन जो है कि टायर का कर सकते हैं। टायर वही जो आप गाड़ी में देखते हैं, आपके पहियों में लगे रहते हैं, ट्रक है, बस है, कुछ भी उसमें लगे रहते हैं, तो उसका उत्पादन की आवश्यकता अगर जितनी भी पड़ेगी हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमने टायरों पर यह जो है कि आयात पर प्रतिबंध लगा है, इससे चीन भी प्रभावित होगा, क्योंकि जो टायरों का आयात होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 35 टू लेकर 40% हिस्सा चीन से, और उसके बाद फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से हम आयात करते हैं। तो जब इसमें हिस्सा सबसे ज़्यादा चीन का है तो उसको भी नुकसान भी उसी को क्या होगा? ज़्यादा होगा। इससे आने वाले समय में घरेलू जो टायर उत्पादन करता है उनका जो है कि उत्पादन बढ़ेगा, और इन टायरों के निर्माण में रबर, प्राकृतिक जो रबर है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके कारण जो है कि रबर का उत्पादन भी बढ़ेगा। आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ का आयात करते हैं तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा भंडार को अपने खाली करना पड़ता है, उस खर्च करना होता है। तो आने वाले समय में अगर हम इसका आयात नहीं करते हैं और इसका उत्पादन करते हैं, तो ना सिर्फ हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं जो रबर उत्पादन करते हैं या जो टायर बनाने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, बल्कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी क्या होगा? बढ़ावा होगा, और उसका यूज हम कहीं दूसरी जगह पर कर सकते हैं। अब जो दक्षिण के राज्य हमारे, जैसे हमारा जो है कि केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कि हम जो है कि प्राकृतिक रबर का उत्पादन करते हैं। एक जो है कि संगठन है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इन्होंने यह जो टायरों को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में शामिल करने की बात 1 साल से यह करते चले आ रहे हैं, अर्थात कोई नया डिसीजन नहीं है। इसके पीछे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम चाइना को सबक सिखाने के लिए किया गया। हाँ, उनके पास ये फाइलें पड़ी थी जिसमें ये बात की जा रही थी, उसको अब ये जो है कि अप्रूव कर दिया गया है, और इस अप्रूव करने की वजह से जो प्रत्येक साल लगभग हम $400 मिलियन का भुगतान टायरों के आयात पर करते थे वो अब हमें नहीं करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमारे जो घरेलू टायर उत्पादक हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। भारत में अगर रबर के उत्पादन में देखें तो 2019 के डेटा के अनुसार भारत थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया के बाद चौथा स्थान रखता है जो है कि रबर के लिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रबर का जो भी उत्पादन होता है उसका उपभोग भी होता है, इसलिए कई बार हम उसको आयात भी कर रहे थे। लेकिन अब इस रबर की कीमत इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे घरेलू जो उत्पादक हैं, टायर बनाने वाले हैं, इसके बड़ी मात्रा में यूज करेंगे, तो हम जो है कि रबर का निर्यात ना करके अब अपने यहाँ घरेलू उपभोग करेंगे, और इससे सभी लोगों को क्या होगा? फ़ायदा होगा। रबर उत्पादन करने वाले कम जो है कि लोगों को, यहाँ के टायर बनाने वाले लोगों को, और साथ ही साथ हमारी आत्मनिर्भरता टायर इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ पाई। आने वाले समय में देखते हैं, इसमें कुछ और अपडेट होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। बाकी कि आपके जो है कि रबर के उत्पादन के प्रमुख राज्य भी आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।